एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वह 4 टाइम्स e⁻3x+1। यह ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल आप कर सकते हैं, इसलिए इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू, जब इंटीग्रल टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यदि टर्म में फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में फंक्शन e⁻3x है, इसके साथ 4 एक कांस्टेंट है, इसलिए 4 बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटीग्रल e⁻3x dx प्लस, अब इंटीग्रल 1 के साथ लगेगा दूसरे टर्म के साथ, तो इंटीग्रल 1 dx इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब e⁻3x का इंटीग्रल क्या होगा, तो याद रखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल वही होता है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो 3x है, जो कि एक लीनियर है। लीनियर के केस में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, यह इंटीग्रल आ गया है। इस इंटीग्रल का एक कांस्टेंट होगा जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। +1 का इंटीग्रल x होगा, इसके साथ भी एक कांस्टेंट आएगा जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इस बात को आप लिखोगे वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है, आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हैं। 4/3 e⁻3x प्लस x। C1 C2 ये कांस्टेंट हैं, इनको मिलाकर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग C बोलेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यह क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान दें, जो फंक्शन दिया गया है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैनिपुलेट करें आप इसको, कुछ ऐसे बनाएं जिससे कि आप इसको इंटीग्रेट कर सकें। अभी आप नहीं कर सकते हैं। ये x² है, दूसरा इसके साथ में 1 - 1/x² है। आप करें क्या, x² को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो ये x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² ही रहेगा, फिर माइनस x² इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब आपका जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटीग्रल x² dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। x² का इंटीग्रल आएगा x³/3 प्लस C1। 1 का इंटीग्रल आएगा x प्लस इसके साथ दूसरा कांस्टेंट आएगा C2। फिर से आप वही बात लिखेंगे वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस।
ठीक है, यह बात लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका फंक्शन है वह टर्म बाय टर्म के रूप में है, ठीक है, इसलिए इस इंटीग्रल हो जाएगा और इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट आप कर ले। चलो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ध्यान दें, पहले टर्म के पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ए कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ जाएगा। इसको लिखेंगे ए बाहर लिख लेंगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। बेटा जी ध्यान देना है आप, एक ये इंटीग्रल की साइन है और यह एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। यदि इंटीग्रल लिखेंगे तो इसके साथ dx लिखना बहुत ज़रूरी होगा। यदि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो, यानी एक्स का फंक्शन रहेगा तो एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरे टर्म के पास इंटीग्रल आएगा तो बी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्स इंटीग्रेट होगा, ठीक है। प्लस तीसरे टर्म के पास इंटीग्रल आएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेट होगा, ठीक। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इंटीग्रेट होगा। अभी तो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक। ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ प्लस इंटीग्रल हो गया, इसके साथ कांस्टेंट आएगा जिसे C1 नाम देंगे, प्लस बी कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल x² इंटीग्रल हो गया, इसके साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लस सी कांस्टेंट 1 का इंटीग्रल x, इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इस टर्म का इंटीग्रल ये हो गया, इस टर्म का इंटीग्रल ये हो गया, इस टर्म का इंटीग्रल ये हो गया, ओके। आप लिखना वेयर C1 C2 C3 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशंस, ठीक है। अब आगे देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर इसे, तो इसे आप लिख सकते हैं A/3 x³ प्लस B/2 x² प्लस CX प्लस C1 C2 C3 को मिलाकर C लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, यहाँ पर भी फंक्शन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इंटीग्रल टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले टर्म के पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है, 2 कांस्टेंट है, 2 आपका बाहर निकलेगा, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 2 इंटीग्रल हो बाहर आ गया, इंटीग्रल x² dx प्लस दूसरे टर्म के पास इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल e⁻x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे, 2x² का इंटीग्रल x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होगा। अब इसके साथ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। C1 एंड C2 2 कांस्टेंट हो गए, तो आप यहाँ लिखना, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर आप लिख लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 2/3 x³ प्लस e⁻x C1 C2 मिलाकर लिखो C। यह क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दें, यहाँ पर फंक्शन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो a-b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो लगाइए आप आइडेंटिटी, तो √x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर -2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ठीक है। ये
पावर 2 है, 3 टर्म आएंगे तो आपके सामने देखो ये 3 टर्म हैं। ठीक है, अभी इंटीग्रल नहीं होगा, अब इंटीग्रल के योग्य हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 1/x बनेगा। यहाँ से रूट एक्स 1/√x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये आपका फंक्शन बन गया इंटीग्रल dx। अब आप इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितने टर्म हैं सबके साथ इंटीग्रल लगेगा। इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो वहाँ 1 छूट जाएगा, 1 dx। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आ गया। यहाँ आप इक्वल लगाते जाएं और अब इंटीग्रेट कर लो। x का इंटीग्रल x² 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रल log mod x। अब इंटीग्रल हो गया, इसके साथ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -2 1 का इंटीग्रल x, इसके साथ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया गया है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। कैसे बनेगा ये आपका लिखा जाएगा, इसको आप अलग अलग लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। ठीक है, ये आपका बन जाएगा x + 5 माइनस 4 × x⁻²। अब ये बन गया है। अब आपका इंटीग्रल लग जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल x dx प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 dx माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x⁻² dx। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप याद करें x का इंटीग्रल क्या होता है, x² 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 5 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -4 x⁻² का इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल हो जाएगा x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब आपका इसी फार्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, इसको आपको याद रखना है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, ध्यान देना ये फार्मूला n इक्वल नहीं होना चाहिए -1 के। ठीक है, -1 के लिए यह वैलिड नहीं है, -1 नहीं होना चाहिए n आपका, और चाहे जो भी नंबर रहेगा सब के लिए वैलिड है। तो यहाँ n के पोजीशन पर -2 है तो ये आपका बन गया, यहाँ पर n के पोजीशन पर 1 है तो कि ये बन गया, 1 है इसलिए x² 2 बना। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि देखो x⁻−1 रहेगा, इसे x⁻−1 लिखेंगे, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ log mod x आंसर आता है। ठीक है, x² यहाँ लगा है, x³ आया है। ठीक है, तो जहाँ लगा है आप वहाँ, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, यही फार्मूला लगा है। ठीक है, आते हैं हम, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ चुका है।
ये -1 बन जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा, x पावर -1 बनेगा। x पावर -1 को 1/x भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, यह भी फंक्शन आपका, यहाँ पर भी जो फंक्शन दिया गया है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको पहले आप बनाएंगे अलग अलग करके। इसको आप लिखेंगे x³ अपान √x प्लस 3x अपान √x प्लस 4 अपान √x। फिर आपका ये बन जाएगा x पावर 3 इंटू x पावर -1/2 प्लस 3 इंटू x पावर -1/2 प्लस 4 इंटू x पावर -1/2। इसको आप लिखेंगे x पावर 5/2 प्लस 3 1 है, यहाँ -1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये आपका 4 इंटू x पावर -1/2। फंक्शन इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। अब जाकर आप इंटीग्रल की साइन साथ साथ चलता रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है। यहाँ चाहे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अब 3 टर्म को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। dx इंटीग्रल, फिर से ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है dx। ठीक है, इंटीग्रल है तो dx लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपका इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिखेंगे इंटीग्रल x पावर 5/2 dx प्लस, देखो बेटा जी, इस फंक्शन के साथ 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 3 इंटीग्रल x पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रल x पावर -1/2 dx। ओके, तो जितने टर्म थे सारे टर्म के साथ इंटीग्रल लग गया, और यही फार्मूला लगाएंगे आप अब हम। तो ये बन जाएगा x की पावर 5/2 में एक ऐड होगा तो 7/2 हो जाएगा, और उसी नंबर से डिवाइड भी कराते हैं 7/2 से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 प्लस 3, इसका हो जाएगा x पावर 3/2, 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 4, इसका हो जाएगा x पावर -1/2 में 1 ऐड कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं। सभी क्वेश्चन में आप लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे तो आप ज़रूर लिखना। इसको लिखेंगे 2/7, x पावर 7/2। अब इसको लिखेंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर आएगा तो 8 बन जाएगा, 8 x पावर 1/2 को तुम √x भी लिख सकते हो, यानी √x भी लिख सकते हो, प्लस अब देखो c1 c2 c3 को मिलाकर आप c लिख देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। आप यहीं पर c1 c2 c3 क्या हैं ये लिखना बहुत ज़रूरी होगा एग्ज़ाम में, वेयर c1 c2 c3 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर जाइए। यहाँ पर आप देखो आपका फंक्शन जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ इसको आप पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो न्यूमरेटर को तुम लिखोगे
न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में 4 टर्म है, एक्स क्यूब है, माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स है, माइनस 1 है। इसको मैनिपुलेट करके कुछ इस तरीके से लिखोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा, यहाँ पर -1। ठीक है, पहले दो दो के टर्म की ग्रुपिंग करेंगे आप। इस टर्म को एक साथ रखेंगे, इस टर्म को एक साथ रखेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये बन जाएगा। इसको एज इट इज आप ऐसे ही लिख लो, x-1 ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, डिवाइडेड बाई x-1। आपका ये बन गया। थोड़ा और अभी से अभी भी नहीं है, अभी आपको यहाँ देखो x-1 है, 2 टर्म बने तो यहाँ पर भी x-1 कॉमन हो जाएगा, x-1 कॉमन कर लेंगे तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई x-1। अब देखो ये x-1 कैंसिल हो जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो आपने फंक्शन को मैनिपुलेट करके इस तरीके से लिख दिया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख दिया। अब इंटीग्रल काम करेगा। इंटीग्रल आप लगा दीजिए, इंटीग्रल dx। अब यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है, इंटीग्रल dx। ओके, अब देखो आप इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, ये आ जाएगा x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो। अब यहाँ पर आपका फंक्शन देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इंटीग्रेट करने योग्य अभी नहीं है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। इसको कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको √x को अंदर ले जाइए तो ये बन जाएगा √x, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर √x आ जाएगा। जब इसका इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक, यहाँ x है, क्या है, ये x है, फिर x का इसके साथ कराएंगे तो आएगा -x √x। ठीक है, अब इसको फिर से आप लिख सकते हैं x⁻1/2 -x इंटू x⁻1/2, फिर आप इसे लिख सकते हैं x⁻1/2 -x⁻3/2। ठीक, अब जाकर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ओके, इंटीग्रल अब आप लगा दीजिए, इंटीग्रल dx। ठीक है, इंटीग्रल dx। बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे लिखते हैं तो समझ लीजिए कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाना भूल रहे हैं। तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ब्रैकेट रहेगा तो अंदर जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, इंटीग्रल x⁻1/2 dx माइनस इंटीग्रल x⁻3/2 dx। ओके, अब इंटीग्रेट करेंगे आप। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। इसका आंसर आएगा x⁻1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस, इसका हो जाएगा आंसर x⁻5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो यहाँ पर पावर है 3/2, उसमें 1 ऐड होगा तो 5/2 बन जाएगा। वही नंबर डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आप क्वेश्चन 15 पे आइए। यहाँ पर आप देखो आपका फंक्शन जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। देखो फंक्शन आपका है कहाँ से कहाँ तक,
इंटीग्रल की साइन को छोड़ दो और ds को छोड़ दो, तो ये आपका पूरा फंक्शन है। ठीक है, ये है फंक्शन। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर रूट एक्स नहीं होता तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता आपको। ठीक है, और फिर इंटीग्रल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। ओके, रूट एक्स है इसलिए आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। रूट एक्स को अंदर ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा 3x²। रूट एक्स को लिखेंगे x⁻1/2। ये पहला टर्म हो गया। अब रूट एक्स दूसरे टर्म के पास जाएगा प्लस 2x x⁻1/2। x⁻1/2 का मतलब रूट एक्स। ठीक है, प्लस अब तीसरे टर्म के पास जाएगा रूट एक्स 3x⁻1/2। ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। इंटीग्रल की साइन dx। ओके, अच्छा, अभी हमको और मैनिपुलेट करना था, मैंने इंटीग्रल लगा दिया, कोई बात नहीं है। तो ये बन गया 2 दूनी 4 1 5। ये बन गया 3 टाइम्स x⁻5/2 प्लस 2x⁻3/2 प्लस 3x⁻1/2। ठीक है, इंटीग्रल लगा दीजिए dx। ओके, अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटीग्रल पहले टर्म के पास जाएगा तो यहाँ पर 3 जो है वो कांस्टेंट है, इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर हो जाएगा। 3 बाहर हो गया। इंटीग्रल x⁻5/2 dx प्लस अब यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल x⁻3/2 dx प्लस यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल x⁻1/2 dx। ओके, यह आपका इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपका आंसर आएगा। जब आंसर आएगा तो इंटीग्रल नहीं लिखेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा x⁻7/2 डिवाइडेड बाई 7/2। 5/2 में 1 ऐड करोगे 7/2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आ जाइए दूसरे टर्म पर, प्लस 2। इसका इंटीग्रल आएगा x⁻5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 3। इसका आएगा x⁻3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, लास्ट में C1 प्लस C2 प्लस C3 को मिलाकर C लिख देंगे आप, और थोड़ा से सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, फंक्शन इस तरीके से का है कि टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको लिखेंगे, इंटीग्रल अंदर जाएगा, पहले टर्म के पास जाएगा तो 2 बाहर निकल आएगा, x को इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, माइनस दूसरे टर्म के पास जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, cos x को इंटीग्रेट करेगा, और फिर थर्ड टर्म के पास जाएगा तो e⁻x को इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, अब देख लो इसका आंसर आप लिख लो। 2x का इंटीग्रल x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x का इंटीग्रल sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये 16 के जैसे ही है, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, पहले टर्म के पास इंटीग्रल जाएगा तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x² का इंटीग्रल x² को इंटीग्रेट करेगा, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, sin x को इंटीग्रेट करेगा। ठीक है,
प्लस 5 कांस्टेंट रूट एक्स को इंटीग्रेट करेगा। आंसर क्या आएगा? 2x² का इंटीग्रल x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस, देखो साइन का इंटीग्रल माइनस में आता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 5 रूट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पावर 1/2 होता है ना, तो उसमें 1 ऐड होगा 3/2 करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो फंक्शन है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। ठीक है, sec² को आप लिख सकते हैं 1/cos²x। ठीक है, cosec² को लिख सकते हैं 1/sin²x, तो ऐसे हो जाएगा sin²x। ठीक, अब ये बन गया tan²x। अब tan² को लिख सकते हो sec²x -1। ओके, इस तरीके से आपका ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, पहले sec² को आपने 1/cos² लिख दिया, 1/cosec² को sin² लिख दिया, ये दोनों बन के tan² बन गया। tan² की आइडेंटिटी होती है sec² -1। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इंटीग्रल आपका लगेगा dx, इंटीग्रल dx। अब यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये मिस्टेक माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल sec² dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। sec² का इंटीग्रल tan x, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c1 -1 का इंटीग्रल x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। जब भी इंटीग्रल इंटीग्रेट होगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निश्चित रूप से आएगा। तो हमने c1 इसके साथ c1 लगाया, इसके साथ c2 लगाया। अगले स्टेप में c1 c2 को मिलाकर आप c लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 18 हो गया। ठीक है, ये माफ़ कीजिए, ये 19 है, 18 छूट गया। अब 18 करते हैं, ये 19 है, 18 यहीं पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका है sec² ब्रैकेट में sec² प्लस tan x, ये है। ओके, ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तब जाकर इंटीग्रल की साइन लगाएंगे। तो sec² प्लस sec x इंटू tan x, आपने सेक को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। इंटीग्रल लगा दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रल sec² x dx प्लस इंटीग्रल sec x इंटू tan x dx। अब कोई बच्चा चाहे तो ऐसे लिखे sec² का इंटीग्रल tan x, अब फिर इसका इंटीग्रल sec x, अब फिर लास्ट में केवल c लिख दे तो भी सही माना जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपका फंक्शन है वह है 2 - 3 sin x अपान cos² x। ठीक, ये फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बनाएं पहले। तो 2/cos² x अलग अलग करके लिखेंगे तो बन जाएगा 3 sin x अपान cos² x। ये लिखा जाएगा 2 sec² x।
ठीक है, माइनस इसको आप लिखेंगे 3 sin x अपान cos x को tan x लिख देंगे, एक cos बचेगा जिसको sec x लिखेंगे और दूसरे वाले को tan x। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आप बनाएंगे इसको आप प्रैक्टिस से आपको ये बात पता चलेगी। ठीक है, आप और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे को हम आपको बता दें और आप सीख जाएं। केवल आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और धीमे धीमे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तरीका यही है बनाने का। ठीक है, dx फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, यानी टर्म बाय टर्म, जिससे कि इंटीग्रेट हो सके। इंटीग्रल आपका टर्म बाय टर्म ही चलता है। ओके, इसलिए हम टर्म बाय टर्म के फॉर्म में बनाते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx माइनस 3 इंटीग्रल sec x इंटू tan x dx। ओके, आंसर आ जाएगा। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो जाएगा tan x, ठीक है, माइनस 3 इसका इंटीग्रल हो जाएगा sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20 बन गया। 21 22 ऑब्जेक्टिव है, आप ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल। चलो यहाँ पर कर देते हैं 21। तो रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स ये है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो आप। तो रूट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, जिसको 2/3 लिख दे सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस इसका इंटीग्रल हो जाएगा, ये x पावर -1/2 होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 को आप रूट x भी लिख सकते हो, या x पावर 1/2 ही रहने दो, क्योंकि ऑप्शन में आपका 1/2 ही है। ठीक है, तो फिर डिवाइडेड बाई 1/2 करते हो तो 2 ऊपर आ जाता है यहाँ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको fx पूछ रहा है। fx का मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल आप करेंगे। तो इंटीग्रल ये आपका आएगा, फंक्शन है 4x पावर 3 माइनस 3/x पावर 4। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका 4x क्यूब का इंटीग्रल होगा x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1/x क्यूब, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साथ में यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया है, यानी x के पोजीशन पे 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 3 प्लस c। f ऑफ 2 क्वेश्चन दिया है 0 है, ये 0 लिख देंगे, ये 16 हो जाएगा, ये 1/8 प्लस c, इसे लिखेंगे 129/8 प्लस c। तो c यहाँ से निकल के आएगा -129/8। तो यहाँ पर आप c की वैल्यू रख देंगे 129/8 और इस तरीके से आपका ऑप्शन देख लेंगे, सही हो जाएगा।